तो आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे नए सीरीज में, पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम 2 साल के पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नए साल में आ चुके हैं, मतलब पेपर में, ठीक है। और नया साल तो लग ही चुका है, आप सभी का अच्छे से तैयारी कर ही रहे होगे। आप सभी मेरे को जानते ही, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलिए, तो पीवाईक्यू अपन 17 और 18 के देख ही चुके हैं। 2019 पर हम आ चुके हैं। 2019 का हमें स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री के पोर्शन सारे के सारे अपन कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। सारे सेट के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे इस साल के, ठीक है। और मैं तुमसे ये बोलूंगा कि 2019 का अगर तुमने सेट क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आधे से ज्यादा तुम्हारी तैयारी हो ही जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा वो कवर कर चुका है। हर टॉपिक से क्वेश्चन दे देता है इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देख, चलो 7th क्वेश्चन की बात करते हैं अब। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water? ठीक है, not water to the acid। क्यों, क्या क्या इसके जवाब देने हैं तुम्हें, ठीक है। क्यों, इसका क्यों करते हैं, इसको क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं भाई, तो बिल्कुल दे देंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पर बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बीकर बनाऊं, मेरे को बीकर बनाना तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा पसंद आ चुका है, ठीक है। ये मैंने बना दिया बीकर, ठीक है। जहां पर एक साइड में डाल रहा हूं एसिड, ठीक है। तो ये मान लो कोई भी एसिड है, ये मैंने एसिड डाल दिया, अपने पसंदीदा एसिड को चुन लें। और यहां पर मैंने वाटर डाल दिया है, अपने पसंदीदा वाटर को चुन लें। सर पसंदीदा वाटर क्या होता है? वाटर तो वाटर ही, ठीक। अब यहां पे तो बोल रहा है, मान लो मैंने एसिड डाला, ठीक है, यहां से मैंने वाटर डाला और यहां से मैंने डाला एसिड, ठीक है। यहां से मैं डाल रहा हूं एसिड और यहां से मैं डाल रहा हूं क्या, वाटर। तो आप ध्यान से सुनना, किसी को भी किस में मिलाओ, ठीक है। एसिड को वाटर में मिलाना, वाटर को एसिड में मिलाना, ये दोनों के दोनों ही होती हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्लियर हो गया इतना, ठीक है। क्योंकि ये दोनों की दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, तो हाई अमाउंट में क्या होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर वाटर रहा और ऊपर से तुम एसिड मिला रहे हो, तो ये जो वाटर है उस हीट को थोड़ा सा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उस हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इतनी हीट जनरेशन तुम्हें फील नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हीट जो जनरेट हो रही है वो थोड़ी सी क्या देखिए, कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल हीट रहेगी वो, क्लियर है। वहीं पे अगर मान लो तुमने एसिड को वाटर से, एसिड में वाटर डाला, तो यहां पे क्या होगा, ऑलरेडी एसिड है, तो यहां पर कोई भी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं है, यहां पे सिर्फ हीट प्रोड्यूस करने के लिए है। तो एट लास्ट यहां पे क्या होगा, एसिड में अगर तुम वाटर डाल रहे हो, तो ये जो बीकर है इसकी जो सरफेस है काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो और हो भी सकता है कि उसका जो तुम्हारा ग्लास की जो सरफेस है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, इतनी ज्यादा हीट जनरेशन होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहीं पे इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई वाटर के अंदर एसिड डालो, एसिड के अंदर वाटर मत डालो। समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेशन ज्यादा होता है, यहां पर हीट जनरेशन तो होता है, वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा हुआ है हीट, वो ठंडा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करने के लिए बैठा है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब जाओ, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। देखो दोनों चीज ड्राई है, ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, ठीक। ये तो होता ही ड्राई है सर, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो देखो, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मान लो कोई भी लिटमस पेपर है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा लिटमस पेपर। अब ड्राई HCl, ध्यान से सुनना, ड्राई HCl, तो ये पूरी की पूरी आएगी, क्योंकि ये ड्राई है तो सिर्फ सरफेस पे रह जाएगी, ठीक है। और लिटमस पेपर जब एक्ट करता है, जब उसे H+ आयन दिखे, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई गैस है, तो यहां पर क्या होगा, H+ आयन जो है नहीं होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा, जिसके कारण वहां पे कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। मान लो अब इसी गैस को मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, तो ये क्या मिलेगा, मुझे H+ आयन देखने को मिलेगा, H+ आयन देखने को मिलेगा। और अब ये लिटमस पेपर जैसे ही तुम उसके अंदर डालोगे सॉल्यूशन के अंदर, तो लिटमस पेपर भी गीला होगा, उसके अंदर H+ आयन है, तो तुम्हें अगर मान लो ब्लू लिटमस है तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, रेड कलर देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ सर? इसका आंसर ये हुआ क्योंकि यहां पर कोई भी H+ आयन ही नहीं है। ठीक है, ड्राई, तुम ऐसे लिख के आओगे, देखो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, क्या नहीं होती? डिसोसिएट नहीं होती H+ आयन में। H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होगी तो लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्लियर है? वहीं पे अगर तुम्हें एग्जांपल देना तो वो भी दे सकते हो कि अगर वाटर होगा तो H+ आयन प्रोड्यूस होगा और उसको डालेंगे तो रेड कलर देखने को मिलेगा। क्लियर है? काफी ज्यादा इजी। चलो आगे, तो चलो 7th का और वाला पार्ट देख लेते हैं। क्या बोल रहा है तुम्हारा? हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री। ठीक है, NaOH को कैसे बनाया जाता है? इसको अपन बोलते हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं अपन? NaOH। NaOH बनाना है भाई। ठीक है, मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री, नेम द प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस अ गैस X इज फॉर्म्ड बाय एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस में एक गैस निकलती है, सबको पता है, वो नाम अभी नहीं बताऊंगा, अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कौन सी गैस होती है? दिस गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, यही होता है। टू गिव अ कंपाउंड Y। चलो ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन पूछ रहा है अब। ठीक है, Y दे रहा है तुम्हें कंपाउंड, विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर का ही मैन्युफैक्चरिंग है ना, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करता है इन दिस केमिकल इंडस्ट्री। ठीक, आइडेंटिफाई X एंड Y एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इन रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये सब के बारे में तुम्हें बताना है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं अपन। हमें पता है कि अगर तुम्हें NaOH बनाना है, NaOH बनाना है, तुम किसका यूज करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन का क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl को अगर मैं एक्वस लिख रहा हूं, इसको मैं बोल सकता हूं ना ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl प्लस वाटर ही तुम्हारा क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसको कुछ नहीं करते, एक कंटेनर में ले लो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एक H2O भी होगा और यहां पर तुम्हारा NaCl भी होगा कि नहीं होगा? क्लियर? चलो अब यहां पे आओ, यहां पर होता है एक एनोड, यहां पर होगा एक कैथोड। ठीक है, जब इन दोनों को कनेक्ट करा जाएगा ऐसा, ठीक, ये होगा तुम्हारा एनोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैथोड, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, सबको पता है भाई। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? ठीक है, अब देखो जैसे ही ये वाटर में गया है तो क्या क्या मिल सकता है तुम्हें? सबसे पहले देखो क्या होगा, एक Na+, NaCl क्या देगा तुम्हें? Na+ और Cl-, वहीं पे तुम्हें H2O क्या देगा तुम्हें? H+ और OH-। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, देखो अब माइग्रेशन किस किस का होता है? यहाँ पे होता है माइग्रेशन ऑफ आयन। जैसे ही तुम कंडक्ट यहाँ पे क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वहीं पे चीजें होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा? जो Cl- है ये एनोड पे आएगा। ठीक है, जो Cl- है इसका माइग्रेशन होगा किसके साइड? एनोड के साइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। OH माइग्रेट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि Cl जल्दी माइग्रेट करता है। ये तुम लोगों को आगे जो बड़ी बड़ी क्लास है उसमें तुम्हें पता चलेगा कि माइग्रेशन ऑफ आयन किसका जल्दी होता है। तो अभी बस याद रखो कि OH का नहीं हो पाता है, Cl का माइग्रेशन होता है। ठीक है, वहीं पर यहां पे क्या होगा? H+ का माइग्रेशन होगा किसके साइड? तुम्हारे कैथोड के साइड। ठीक है, तो यहां पर H+ का माइग्रेशन होगा। समझ में आ गया इतना? अब अगर तुम्हें समझना है तो कैसे समझोगे? ठीक है, H+ बहुत तेजी से भाग रहा है, उसे ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ऐसे समझ लो। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो अब क्या होगा? ये कैथोड के साइड जाएगा। तो अब सुनो, कभी तुमने ऐसा देखा है कि वाटर के तुमने मॉलिक्यूल डाल दिए, सिर्फ एक ही H2O का मॉलिक्यूल हो? ऐसा नहीं होगा ना, तुम तो पूरा डालते हो, ऐसा 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 ऐसा, इसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल रहेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर एक H+ तो आएगा नहीं, बहुत सारे H+ आएंगे। मान लो 2 3 3 3 4 4 आ गए। ठीक है, ये H+ किस साइड जाएंगे? तुम्हारे कैथोड के साइड। ये आपस में कंबाइन होके निकाल देंगे H2 गैस। कैथोड से कौन सी गैस निकल रही है तुम्हारी? H2 गैस। क्लियर? चलो अब आ जाओ, एनोड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, Cl- आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से क्या निकाल लेगा? Cl2 गैस निकाल देगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, इसको ऐसे समझो। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके बताता तो बात अलग होती। यहाँ पे क्या होगा? एनोड है, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये तुम्हारा गेन करके गैस निकाल देता। लेकिन तुम अभी समझना है, अपन ऐसे समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 चीज माइग्रेट हो चुकी हैं, एक तुम्हारा Cl, एक तुम्हारा H। बचा क्या क्या? तुम्हारा बचा Na+ और OH-। ये आपस में ही कंबाइन होके बना देते हैं NaOH, जिसको अपन या तो कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपन इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर नाम ही लिख देते हैं सीधा NaOH। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है तुम्हारी। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्या है? बेस है।
बेस को हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। और यहां पर हमें जो मेन गैस है वो कौन सी निकल रही है? Cl2 गैस निकल रही है, इसीलिए इसका नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री? क्योंकि NaCl बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ओशियन में, तो NaCl को लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब वाटर मिला देते हैं उसमें। ठीक है, ऐसे बनता है तुम्हारा। नेम दी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस हो रही है भाई? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अ गैस X, कौन सी गैस निकल रही है? देखो कौन सी, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोर मतलब X कौन सी हो गई तुम्हारी? क्लोरीन गैस। Cl2 गैस निकल रही है। क्लियर यहाँ पे? चलो अब आगे आओ। X इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट की तरह बन रहा है यहाँ पे। दिस गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस होता है, टू गिव अ कंपाउंड Y विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो अब अपन ये वाला पॉइंट पे चलते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। चलो मैंने वो हटा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, तुम्हारी पूरी प्रोसेस को देखेंगे अपन। NaCl था, H2O के साथ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या निकल रहा है, ध्यान से सुनो। NaOH बन रहा है, यहां पर Cl2 गैस निकल रही है और तुम्हारी H2 गैस निकल रही है। ठीक है, अब थोड़ा स्पेसिफिक लिखो क्योंकि डायग्राम में तुम्हें बताना है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस तुम्हारी कहां निकल रही है? H2 गैस कहां निकल रही है? H2 गैस तुम्हारी बन रही है कैथोड पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो कृपया करके ध्यान रखें। और ये वाली गैस निकल रही तुम्हारी एनोड पर। ठीक है, पूरी प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? गैस कौन सी निकल रही है बाय प्रोडक्ट की तरह? Cl2। ठीक है, H2 निकालना तो हम बहुत तरीके से H2 निकाल सकते हैं, जैसे मेटल और एसिड की रिएक्शन करा दी, बेस की रिएक्शन करा दी, तो H2 गैस तुम वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन तुम्हारी किस पे? Cl2 गैस एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। चलो, तो ये X क्या होगा तुम्हारा? X होगा तुम्हारा Cl2। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे हम कि जब लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट कर रहा होगा Cl2 जो कि बाय प्रोडक्ट बनी है किसमें? क्लोर अल्कली प्रोसेस से। जब उसकी रिएक्शन होगी तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है CaOCl2, जिसको मैंने बोला था कि ब्लीचिंग मैं करूंगा कल 2 बार कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे बताया था तुम्हें, इसी का नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको बैलेंस करना होगा, यहां पे H2O बाहर निकल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ऐसा? लेकिन तुम्हारा मेन ये है, तो तुम्हारा Y क्या हो गया? Y तुम्हारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर। क्या है तुम्हारा? CaOCl2, कल। ठीक, अब देखते हैं इनने और क्या पूछा है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे लाइम वाटर के साथ हमने रिएक्ट कर दिया, कंपाउंड Y बन रहा है। Y तुम्हारा ये है, विच इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, इसको एजेंट की तरह यूज करते हैं। आइडेंटिफाई X एंड Y एंड राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो अपन ने सारी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है और तुम्हारा X और Y को बता दिया है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरी प्रोसेस तुम लोगों को दी भी गई है वहां पे, लेकिन एक चीज याद रखना, अभी अपन ने क्या पढ़ा? एनोड पे Cl2 और कैथोड पे H2 गैस निकलती है। ठीक है, पूरी प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली है, कई बार पूछ लेता है, तो दिमाग में रखो ये बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सेट नंबर 2 में। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। देखो अब मैं एक चीज से समझाता हूं। देखो ऑक्साइड है, अगर ऑक्साइड क्या हो सकता है? या तो वो बेसिक नेचर का होगा या तो वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ऑक्साइड, ठीक है, एक ऐसा ऑक्साइड जो बिहेव करे दोनों की तरह, बिहेव एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक, और बेसिक लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लेना एज वेल एज बेसिक, उस ही ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? एक होता है तुम्हारा Al एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एक होता है तुम्हारा Zn इसका ऑक्साइड। ठीक है, तुम लोगों को बुक में एल्यूमिनियम का दिया गया है तो उससे ही अपन समझेंगे। ठीक है, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन टू जस्टिफाई योर आंसर। इसको भरोसा नहीं है इतने पे, तो हमसे पूछा है तुमसे कि तुम आंसर भी बता दो। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे एसिडिक लिखूंगा, यहां पे बेसिक लिखूंगा। ठीक है, तो देखो अगर Al2O3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट AlCl3 प्लस यहां पर तुम्हारा क्या निकल जाएगा? वाटर। ऐसा
क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीजें निकलती, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये एज अ, देखो ध्यान से सुनो, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक ठीक, क्या बन रहा है, एक सॉल्ट एक वाटर, तो ये हो गया ना बेसिक। एसिड बेस की रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, और एसिड तुम्हें पता है कि ये है, तो सामने वाला क्या होगा, बेसिक ही होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिक की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब यहां पे देखो, मान लो Al2O3 की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करा दी। अब अगर इसने मान लो सॉल्ट टाइप का बनाया, ठीक है, जो कि ये बनाता है, क्या बनता है तुम्हारा, एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट AlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहां से देखो, यहां से तुम्हारा निकल जाएगा H2 गैस, ऐसे निकल जाएगी बाहर, H2O तुम्हारा यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे चीज देखने को मिलता है। क्लियर, किसी को समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पर ये एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर ये बेसिक की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम का एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड भी है जो बेस भी है, तो उसी को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, फिर अपन आगे चलेंगे। देखो सेट 2 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज सबको ही पता होगा क्या होती है तुम्हारी, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। ये क्या होती है कि जब कार्बन की वो सीरीज जिसमें क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस हो सिर्फ इसकी चेन में, डिफरेंस किसमें हो तुम्हारी, इसकी कार्बन चेन में, उसको बोलते हैं हम क्या, तुम्हारा होमोलॉगस सीरीज। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तुम्हारी एक बात करते हैं, एक सीरीज का नाम होता है अल्केन, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। तो अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा, पहला मेंबर होता है CH4, ठीक है, दूसरा मेंबर होता है इसका C2H6, यही होता है। आगे चलते चलो, तीसरा मेंबर इसका प्रोपेन होगा, C3H3 × 2 तुम्हारा 6 और यहां पे 8। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, देखो CH3 CH2 और यहां पर CH3, यहां पर क्या था तुम्हारा, देखो ये CH4 सिर्फ था और यहां पर हो जाएगा CH2 CH3। तो अगर अपन देखेंगे अभी एक टाइम के बाद, जैसे जैसे तुम्हारी चेन बढ़ेगी तो सिर्फ चेंज होगा तुम्हारा कौन सा, CH2 वाला, ठीक है। यहां पर चेन बढ़ती जाएगी, ये दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे। अगर तुम ब्यूटेन की बात करोगे तो यहां पे 2 CH2 आ जाएंगे, ठीक है। करके देख लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, CH3 CH2, यहां पर CH2 और ये CH3, देखो डिफरेंस किस में आया इसमें, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो यही होता है, मतलब कि मैंने क्या बोला कि अगर इसका सेम फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन डिफरेंस किस में हो, सिर्फ इसके कार्बन की चेन में, उसी को बोलते हैं अपन होमोलॉगस सीरीज। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये है इसकी कि यहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, पहली चीज तो, ठीक है। पहला क्या है तुम्हारा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा सबसे बड़ा, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंस क्या था तुम्हारा, वही कार्बन चेन में तो अपन लिखेंगे अब इसको दूसरे तरीके से कि डिफरेंस सिर्फ होता है, डिफरेंस हर चेन में होता है कितना, 14 ग्राम का। ग्राम कैसे आया सर, देखो कार्बन का कितना होता है 12 और H2 का कितना होता है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे मैं लिखूंगा 12 + 2 14, ठीक है। तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब तुम्हारा मास जो है वो 14 चेंज होते रहता है, ठीक है। और तुम्हारा वहां पे क्या होता है, सेम सीरीज चलती रहती है। यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, मैं ये भी लिख सकता हूं कि डिफरेंस किसमें है, इसका डिफरेंस है सिर्फ CH2 वाले ग्रुप में, ठीक है। कभी एक लगा हुआ है, कभी एक लगा हुआ है, कभी 2 लगे हुए हैं, तो ये इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये इसका यही होता है। और अगर धीरे धीरे तुम बढ़ोगे, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ज्यादातर कि छोटे चेन में उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, बड़ा चेन होते जाएगा तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, यहां पे कार्बन 1 से लेके 4 तक गैस होते हैं,
उसके बाद लिक्विड होते हैं और फिर तुम्हारा 17 के बाद तुम्हारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वहां पर भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं वहां पर कार्बन की चेन बढ़ाते जाऊं, ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ाते जाऊं तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने अल्केन का बनाया, तुम लोग 2 और बना के दिखाना, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब है तुम्हारा 22 क्वेश्चन, बोल रहा है अ टीचर प्रोवाइड एसिटिक एसिड, वाटर, लेमन जूस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तुम्हारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू स्टूडेंट्स इन दी स्कूल लैबोरेटरी टू डिटरमाइन पीएच वैल्यू ऑफ दीज सब्सटेंसेस यूजिंग पीएच पेपर। एक टीचर ने इतनी सारी चीजें दी गई, ठीक है, टफ नहीं था, इजी था। इतनी सारी चीजें दी गई, साथ ही साथ एक पीएच पेपर पकड़ा दिया, ठीक है। और किसकी चीज के लिए, कि उनका पीएच निकालो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट रिपोर्टेड द पीएच, ठीक है, वैल्यूज ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस एज 3, 12, 4, 8, 14 रिस्पेक्टिवली। उनमें से एक स्टूडेंट आया जिसका एक्सपेरिमेंट हो गया था, उसने कुछ पीएच की वैल्यूज निकाली कि 3, 12, 4, 8 और 14 आई हुई हैं इन सारी की सारी चीजों की, ठीक है। विच वन ऑफ दीज वैल्यू इज नॉट करेक्ट। अब उनने पूछा है कौन सी सही नहीं है, उससे ही पूछ लिया मान लो, ठीक है। तो अब तुम्हें वो बताना है। चलो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है एसिटिक एसिड, तो नाम लिखो CH3COOH, ठीक है। फिर है तुम्हारा वाटर, तो H2O, ठीक है। फिर है तुम्हारा लेमन जूस, तो लेमन जूस। अब इसका कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, सिट्रस फ्रूट है ये, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैसे देखेगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम जल्दी से लिख दो, ठीक है। यहां पर क्या है, और तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका भी दूसरा नाम लिखो, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हें गिवन है। अब उन्हें वैल्यू क्या क्या निकाली है उस स्टूडेंट ने, 3, 12, ठीक है, 3, 12, 4, 8 और 1, 14 ऐसी निकाली है, ठीक है। इसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है वो तुम बता दो, ठीक है। अब मैंने ऐसे बना दिया, तो ये है तुम्हारा पीएच, ये स्टूडेंट टीचर ने पकड़ा ऐसी चीजें, ठीक है। तो अब अपन निकाल के देखते हैं। चल देखो, ये है एसिड, पता है ना, एसिटिक एसिड, तो इसकी पीएच आनी ही थी 3 तक, ठीक है। तो एक चीज और लिख लेते हैं कि पीएच, जिसको नहीं पता अभी, पीएच अगर जिसका 7 से कम है, ठीक है, वो क्या होता है, तुम्हारा एसिडिक होता है। जिसका लगभग 7 है, 7 के इक्वल है, तो उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। जिसका 7 से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं बेसिक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसिक। ये देख लो, अब ये आप जिसको नहीं पता होगा यहां पर, ठीक है। क्योंकि ये एसिड है तो 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। तो ये वाला तो तुम्हारा सही है, ठीक। जो तो एक आता है तुम्हारा वाटर। अब वाटर जो है उसका पीएच आ रहा है 12 है, मतलब यहां पे देखो बेसिक है, ठीक है, क्योंकि 7 से ज्यादा है। और हमें पता है हमें पानी पीने में कुछ भी फील नहीं होता, ना हमें खट्टा लगता है ना हमें कड़वा लगता है ना। तो यहां पर जो H2O की वैल्यू स्टूडेंट ने निकाली है वो बहुत ज्यादा ही गलत है, 12 नहीं होती। क्लियर। अब लेमन जूस है, लेमन जूस के अंदर भी क्या होता है, एक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए तुम्हें वो खट्टा लगता है, ठीक है। क्योंकि वो एसिड होता है इसके लिए उसका पीएच क्या होगा, कम होना चाहिए 7 से। तो ये देखो यहाँ पे 4 है इसका, तो ये भी सही है। अब आ गया NaHCO3, इसको नाम दूसरा होता है, तुम्हें अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताओगे, ठीक है। ये बेसिक होता है, हम सबको पता है, ठीक है, घर में यूज होता है। चलो देखो, NaOH काफी ज्यादा बेस होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए इसका पीएच कितना होना चाहिए था, 14, सबसे लास्ट। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर लिमिट लिखनी है तो लिख सकते हो 0 से लेके 7 तक एसिडिक, फिर 7 तुम्हारा न्यूट्रल, और तुम्हारा 8 से लेके 14 तक तुम्हारा बेस, ठीक है। ये सब होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो गलत तुम्हारा किसका है, H2O का गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल का पीएच तुम्हारा होता है 7, जिसमें इसका 7 तो आया ही नहीं, इसका 12 आ गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा वाटर बेसिक होता है, जो कि होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर गलत है, इसको कोई भी नंबर ना दिए जाएं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिस टीचर ने ये दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे देखो 22 का और पार्ट हमारा सेट नंबर 2 का बोल रहा है व्हाट वुड अ स्टूडेंट रिपोर्ट नियरली आफ्टर 30 मिनट्स, आधे घंटे के बाद उसे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, कब, ड्यूरिंग,
ठीक है, ड्यूली क्लीन्ड स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम, उसने क्या करा हुआ है, 30 मिनट के लिए प्लेस करके रखा हुआ है, क्या एकदम स्ट्रिप्स हैं एल्यूमिनियम की, कॉपर की, आयरन की और जिंक की। किसके अंदर? उसने सॉल्यूशन को कांस्टेंट रखा है, मतलब एक ही सॉल्यूशन लिया है, किसके अंदर? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, टेकन इन 4 बीकर। तो चलो अकॉर्डिंग टू अपन ये वाले क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि 4 बीकर हैं ऐसे, एक बीकर पहला, ठीक है, ये दूसरा बीकर, ये तुम्हारा तीसरा बीकर और ये तुम्हारा चौथा बीकर। ठीक है, हो गए, नाम दे दे इनको, ये किसका नाम मैं दे रहा हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है वो कि यहां पर मैंने डाला एल्यूमिनियम, डाला उसने एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स डाली, ठीक है, स्ट्रिप्स डाली, ठीक, यहीं पे देखो। उसके बाद क्या है इसमें? कॉपर, यहां पर डाली है कॉपर, यहां पर इसने डाला है आयरन का और यहां पर इसने एक में डाला है, किसका डाला है? देखो जिंक का, Zn का। ठीक है, यहां पे स्टेप डली हुई है, यहां पे सॉल्यूशंस जो भरा हुआ है वो सबका सेम है, सबका सेम सॉल्यूशन है, देखो कांस्टेंट ही रखा हुआ है उसने। क्या देखो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को कैसे लिखूंगा मैं? FeSO4 ऐसे। ठीक है, सब में क्या है? FeSO4, FeSO4 और यहां पर भी FeSO4, है ना। समझ में आ गया इतना? ये तो पूरा क्वेश्चन अपन ने लिखा है। अब वो बोल रहा है कि 30 मिनट के बाद तुम्हें देखने को क्या मिलेगा? ठीक है, 30 मिनट के बाद तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम ध्यान देंगे यहां पे। देखो क्या हो रहा है, FeSO4 प्लस Al, जिसने पिछला वाला मेरा PYQ देखा होगा तो अपन ने कुछ ऐसी ही रिएक्शंस करी हुई थी। यहां पर भी क्या होगा, देखो Cu, ठीक, प्लस FeSO4। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है? सेम इसमें होगा, Fe प्लस FeSO4। यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे देखो Zn प्लस FeSO4। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, ध्यान दो यहां पे अब क्या होने वाला है। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग, मतलब रिएक्टिव मेटल, काफी ज्यादा, किससे? आयरन से। तो ये क्या करेगा, ये आएगा इसको भगा देगा और ये अकेला जाके बैठ जाएगा। समझ रहे हो क्या होगा? ये आएगा क्योंकि ये रिएक्टिव है, इसको कर देगा ये डिस्प्लेस, रिएक्शन का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा? Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। साथ ही साथ तुम्हारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आयरन हो जाएगा अकेला और यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो क्योंकि आयरन क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिव है, लेकिन ये रिएक्टिव नहीं है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी क्या? ये रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। क्लियर? तो समझ में आ गया। चलो अब देखो यहां पर दोनों ही क्या है, सेम मेटल लगे हुए हैं, एक मेटल है एक उसी का सॉल्ट है, तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन लिखेंगे अपन वहां पे। यहां पे आ जाओ, Zn क्योंकि रिएक्टिव है आयरन से, तो Zn इसको हटा देगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? देखो ZnSO4 प्लस Fe, यही बनेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक चीज को याद रखना है तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अपन ने कैसे पढ़ा हुआ था रिवीजन रेस में? इसको हमने ऐसे पढ़ा था, कोई स्ट्रांग है तुमसे तो तुम उठ के बैठ जाओगे उधर, उसकी जगह पे अगर तुम बैठे होगे तो तुम वहां पे बैठ जाओगे, है ना, क्योंकि मतलब तुम्हें वो जो स्ट्रांग वाला है वो उठा के भी इधर रख सकता है, समझ गए। लेकिन मान लो तुमसे कोई वीक है, जूनियर आ गया तुम्हारा और तुम बैठे हुए हो, तो क्या वो तुम्हें उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, वो तो वहीं बैठ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो तुम्हारे सामने वीक पड़ गया, तुम हटोगे ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या? नहीं होगी। सेम चीज इसमें हो रहा है। देखो कॉपर क्या है, जूनियर है तुम्हारा, ये तुम हो, ठीक है, तो ये तो तुमको हटा ही नहीं सकता, तो वो वहीं बैठा है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रही, समझ गया, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे सेम आ गए, तुम्हारे ही बराबर का दोस्त आ गया तुम्हारा, तुम्हारे ही बराबर का कोई आ गया, ठीक है, और तुमसे कहा कि उठ जाओ, मैं कहूंगा नहीं उठूंगा, बात खत्म हो गई उधर, समझ रहे ना। तो वहां पर रिएक्शन हुई क्या? नहीं हुई। ठीक, तो यहां पर जस्ट जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? कलर चेंज देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? बस, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? ए और डी बीकर में, ए और डी बीकर में तुम्हें कलर चेंज देखने को मिलेगा, बाकी बी और सी में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है या फिर सेम रिएक्टिविटी है। क्लियर? ठीक है, समझ में आया?
चल अब आगे चल। देखो अब तुम्हारा काफी इजी क्वेश्चन सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 ही है ये, ठीक है, देख रहे हो 3 क्वेश्चन 3 सेट। यहां पर अब रिएक्शन में तुमसे क्या पूछ रहा है, मतलब रिएक्शन कह रहा हूं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयोनिक कंपाउंड होते क्या है, बनते कैसे हैं, बात ये आती है। तो चलो अपन बात करते हैं आयंस। आयंस जब आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और टोटल जब बॉन्ड से दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं तो जो तुम्हारा कंपाउंड बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये हो गई थ्योरेटिकल। अब अपन यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अगर Na की, Na के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है ये बात, 11 होता है ना, तो 281, आखिरी में कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन। चलो तो मैंने लिख दिया। यहां पे मैं बात कर रहा हूं Cl की, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, और किसी को भी स्टेबल फॉर्म में आना है तो वो अपना या तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है या ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो ये दोनों के दोनों ड्यूप्लेट तो कंप्लीट नहीं कर सकते, क्लियर, दोनों के दोनों ड्यूप्लेट कंप्लीट तो नहीं कर सकते, तो ये जाते हैं किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। तो ध्यान से देखो क्या होगा, इसके अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा नहीं, ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ना ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता। तो ये क्या होता है, यहां पर इसको चाहिए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, यहां पे ट्रांसफर कर देता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसका, सोडियम का, इसके कारण इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहां पर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो ध्यान से, मैंने कौन सा वर्ड लिखा है, ट्रांसफर, शेयरिंग नहीं लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जैसे ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपस में क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, उनके बीच में क्या बनता है, फिर एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, तो आपस में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको तुम बोल सकते हो आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे लिखना हो तुम्हें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, ये जो आयनिक बॉन्ड है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है ये। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। अब जो बॉन्ड से जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा, जो भी तुम्हारा कंपाउंड बनेगा उसको ही बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, उसको ही बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं, ये आयंस बने, आयंस के बीच में क्या होगा, अलग अलग चार्ज जनरेट हो गए, आपस में पास में आएंगे तो एक क्या होगा, इतने भी पास नहीं जाएंगे, सोडियम क्लोरीन बन गया, क्लोरीन सोडियम बन गया, इतने भी पास नहीं आ रहा है, बस बॉन्डेड हो जाएंगे वो। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो होता क्या है, मेन थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, क्या होगा, वो इतने पास आएंगे कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ऐसा होता है लिटरली। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ऐसा होगा। ठीक, वो आगे आएगा तुम लोगों को 11th में, तो अभी ज्यादा डीप में मत जाओ। तो एक इसने पास आ जाएगा कि एक बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड, और दोनों आयंस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, फिर उससे जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है आगे का कि Why do ionic compound मतलब NaCl do not conduct electricity in solid state। तो अपन एक चीज देखेंगे, सॉलिड स्टेट देखो ऐसा है, NaCl ऐसे ही प्रेजेंट होगा, बॉन्डेड होगा वो। क्लियर है, तो क्या तुम्हें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉन छोड़ ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा है यहां पे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये नेगेटिव है ना, याद रखना ये बात। देखो, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फ्री आयन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, चलो एक और अपन घुमा के समझते हैं, अगर मान लो NaCl पानी में डाला गया H2O में, तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में।
है ना। तो देखो सॉलिड स्टेट में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तुमसे पूछ लेता कि वाटर में क्यों करता है, तो वाटर में तुम बोलोगे कि NaCl प्रोड्यूस करता है आयंस, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्या होती है तुम्हारी, कंडक्ट होती है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अपन ने दो चीजें देख ली, एक सॉलिड स्टेट का, एक इसके लिक्विड स्टेट का। समझ में आ गया। तो एक्वस NaCl कंडक्ट करेगा, लेकिन सॉलिड NaCl कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो छोड़ दो, फिर बात की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये वाला हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे चलते हैं। देखो सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आउट ऑफ 3 मेटल PQR, P इज लेस रिएक्टिव देन Q। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो लिखते चला करो। ठीक है, यहां पे बोल रहा है P इज लेस रिएक्टिव देन Q, तो यहां पर Q से क्या है, ज्यादा, Q ज्यादा रिएक्टिव है P से। ठीक, एंड R इज मोर रिएक्टिव देन P एंड Q। तो चलो अपन सब लिखते चलते हैं, वरना छूटते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, तुम्हारे Q से, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। ठीक, एंड R इज मोर रिएक्टिव देन P एंड Q, और जो तुम्हारा R है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है P एंड Q से, ऐसे लिखा है इसने। ठीक है, सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज PQR इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग में। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो हमको दिख रहा है P और Q में कौन सा बड़ा है, तुम्हारा Q, तो ऐसे लिखूंगा मैं R। ठीक है, क्योंकि R सबसे बड़ा है। ठीक है, और P क्या है, सबसे छोटा, तो मैं लिखूंगा P जो तुम्हारा है, P तुम्हारा क्या है, सबसे कम है, और Q तुम्हारा ज्यादा है। इसको मैं अरेंज करना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा R। ठीक है, फिर तुम्हारा Q, फिर तुम्हारा P। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीजिंग एक्टिविटी में अपनी बात हो गई। सिंपल सी बात है ना। देखो क्या बोल रहा है वो, P रिएक्टिव है किससे, P कम रिएक्टिव है किससे, Q से। ठीक है, तो मैं यहीं पे लगा दूं सीधे सीधे, देखो R। ठीक है, ये P, क्योंकि P कम रिएक्टिव है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे लिखूंगा। जब इसको मैं अरेंज करना चाहूंगा तो क्या आएगा, P बड़ा, R बड़ा, फिर Q बड़ा, फिर P बड़ा, तो ये तो क्या, देखो RQP। ठीक है, ऐसे हो गया। अब अगर तुम करना चाहो तो इसको कैसे अपन रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन से अगर देखना चाहो मेटल में, तो भाई किसी का सॉल्ट ले लो। ठीक है, R और P के रिएक्शन करा दो तो R रिप्लेस कर देगा उसको। जैसे चलो सुनो, मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लो अगर तुम्हें इसको रिएक्टिविटीज बताता, वो प्रैक्टिकल देता तुम्हें, तो कैसे कर सकते थे। मान लो R एक मेटल है जो कि है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, P का सॉल्ट ले लूं। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉल्ट ऑफ P, सॉल्ट ऑफ P। तो यहां पे क्या होगा, ये जो R है इसको रिप्लेस कर देगा, P निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ तुम्हारा R, और P तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो भाई, डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन से निकाल सकते हो ना तुम बहुत इजीली। ठीक है, क्योंकि R ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो सॉल्ट बन रहा है P का, तो P को वो हटा देगा, R बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस एक्टिविटी से तुम इसको अरेंज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है तो डायरेक्ट ऐसा लिख के आओ और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। काफी ज्यादा इजी है, घबराने की बात ही नहीं है। समझ में आ गया इतना। या फिर तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, सबसे ज्यादा तुम्हारा कौन सा है, मान लो पोटेशियम की बात कर ले, R तुम्हारा पोटेशियम ले लो, ऐसे तो फिर तुम अरेंज कर सकते हो सपोज करके। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अब आगे चल, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट तुम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है, नेम द ओर ऑफ मर्करी विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम इट्स ओर। ओर से एक्सट्रैक्ट करना है तुम्हें प्योर मर्करी, कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है इसका जो होता है क्या, उसको बोलते हैं सिनाबर, सिनाबर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, HgS, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहां पर, इतना तो हो गया तुम्हारा, एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, आधा नंबर तुम्हें यहां मिल गए। अब पूछा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से तुम्हें हेल्प करना है इसकी एक्सट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर सल्फर दिख रहा है तो मैं लिखूंगा यहां पर, जब भी मैं सल्फाइड ओर की, सल्फाइड ओर की क्या करूंगा, मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा, या फिर सल्फाइड ओर प्रेजेंट है, मुझे प्योर मेटल लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग करना पड़ेगा। रोस्टिंग के बगल में मैं लिख रहा हूं एयर, मतलब एयर की प्रेजेंस में तुम्हें करना पड़ेगा रोस्टिंग। ठीक है, तो वो क्या किस में बदल जाएगा, वो मेटल के ऑक्साइड में बदल जाएगा, मेटल के ऑक्साइड में वो बदल जाएगा। इसका रिडक्शन करा दो या फिर हीट करा दो, तो यहां पर क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, सेम यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। चलो आ जाओ, यहां पर क्या है, HgS। मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं इसको क्या करा दूं, हीट करा दूं।
रोस्टिंग करा दूं तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो Hg, ये बन जाएगा O प्लस SO2 गैस निकल जाएगी, SO2 गैस निकल जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहां पर 3 है, यहां पर कितनी है 2 है, ठीक है। यहां पर चीजें क्या होगी, एक काम करो इसको 2 ले लो, ठीक है, इसको मैं 2 ले लेता हूं तो यहां पे क्या जाएगा 2HgO। कितने होगा यहाँ पे देखो, यहां पर हो गए 2HgO, लेकिन सल्फर भी 2 होगा तो इसको 2 ले लूंगा। अब देखो कितना हो गया, यहां पर हो गए 4, ठीक है, यहां पर कितने हो गए 2 2 4, कितने हो गए 6 हो गए। देखो ये यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहां पर कितने होगा 4 ऑक्सीजन, कितने होगा टोटल 6, 3 लगा दो सामने, ये तुम्हारी हो जाएगी बैलेंस। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या करूं, ये जो मेरा क्या बना है और बना है ऑक्साइड HgO बना हुआ है, इसको मैं वापस से हीट कर दूं, हीट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा Hg अलग मिल जाएगा, O2 गैस निकल जाएगी बाहर, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस करना है तो क्या करूं मैं, यहां पे 2 लगा दूं, यहां पर 2 निकाल दूंगा Hg, तो ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये हो गई तुम्हारी क्या प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg, ठीक है। अब ये बताओ Hg क्योंकि मरकरी फॉर्म में है तो तुम्हें प्योर मरकरी किस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, ये है तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में तुम्हें मिलती है बाहर, ठीक है। ऑक्सीजन गैस यहां से निकल जाती है। क्लियर हो गया, काफी ज्यादा इजी था, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था, नाम तुम्हें बताना था तो आधा नंबर तुम्हें तब मिल गया। और उसके बाद जैसे ही तुमने नाम बताया तुम्हें दिख गया सल्फाइड, सल्फाइड और के बाद हमने ये प्रोसेस को फॉलो करा, आगे आ गए। जरूरी नहीं रिडक्शन में तुम कोई मेटल सामने वाला दूसरा लो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का निकलना, यहां से ऑक्सीजन ही तो निकल गया, ये हो गया रिडक्शन। क्लियर हो गया, सिंपल हीट करेंगे यहां से बहुत जल्दी से ये ऑक्साइड छोड़ देता है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयन ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पर H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का क्या नेचर डिसाइड करता है, ठीक है, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। अब बताओ H प्लस आयन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या बताएगा कि सॉल्यूशन जो है, अगर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है तो वो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होगा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। तो यही है तुम्हारा क्या, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है इसका एसिडिक। जब भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन के अंदर उसे अपन एसिडिक कहते हैं। क्लियर। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक, ठीक है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख देते हैं नो, लेकिन आंसर है इसका यस। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ये समझ गए। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज आएंगे, ये कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है। कई लोग इसमें कंफ्यूज आएंगे कि अगर H प्लस आयन है तो वो बेसिक क्यों बोल रहा है। सुनो, होता है, मैंने बोला होता है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। समझ में आ गया, समझ में अब, ठीक है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं वाटर की, ठीक है, उसमें भी तो H प्लस है ना, फिर वो क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं H2O की, इसमें भी तो क्या है H प्लस है और OH माइनस है, तो क्यों ये बेसिक नहीं है, क्यों ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में है ना, तो न्यूट्रल करके रखे हैं उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को, ठीक है। वहीं पे तो जब भी बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस तो होता है, लेकिन वहां पर OH के कंपैरिजन में H प्लस इतने कम होते हैं कि वो जो H प्लस आयन है वो डोमिनेट नहीं कर पाता, अपना एसिडिक नेचर दिखा नहीं पाता, इसलिए वो तुम्हारा क्या दिखेगा बेसिक नेचर। क्यों, क्योंकि OH ज्यादा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर होगा यस, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस कंसंट्रेशन होता है, लेकिन फिर लिखोगे तुम बट एज कंपेयर टू OH माइनस उसका कंसंट्रेशन कम होता है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। 7th क्वेश्चन के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अब अपन आगे चलेंगे। चलो 16th क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताना है बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, तो काफी ज्यादा ईजी है, घबराने की बात ही नहीं है। एग्जाम्पल सबने पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला, वो ले लो Na2SO4 ले लो, ठीक है। और यहां पर मैं ले लूंगा क्या BaCl2। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, तो क्या बनेगा NaCl बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा BaSO4।
ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है। इन सब को बैलेंस करना है। यहां पर मैं 2 लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन यहां पर हो गए। SO4 एक है, BaSO4 एक है, तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहां पर चीजें क्या हो रही है समझाएंगे कैसे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। कैसे, देखो Na अभी SO4 के साथ था लेकिन अब NaCl के साथ है। सेम चीज में देखो B अभी Cl के साथ था, अब वो SO4 के साथ में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस को ही अपन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको मैंने ऐसे करके बताया था, ऐसे करके, ठीक है। चलो देखो ये तुम्हारा हो गया पहला वाला। यहां पर देखो ए पार्ट हो चुका है, अब बी पार्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, देखो यहां पर तुम्हारा बी पार्ट चालू हो रहा है। क्विकलाइम होता है तुम्हारा CaO, ठीक है। इज एडेड टू अ वाटर, अगर वाटर के साथ इसको ऐड करा गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पर केमिकल रिएक्शन क्या होगी, यहां बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। यहां पे देखो क्विक लाइम जब भी वाटर के साथ मिलाया जाएगा तो तुम्हारा लाइम वाटर बन जाएगा, समझ गए। ये क्या है तुम्हारा CaOH होल ट्वाइस। बैलेंस करोगे तो देखो Ca एक है, Ca एक है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें पूछा है नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें बताओ, ठीक है। इसमें नाम क्या होगा इस रिएक्शन का, देखो यहां पर क्या है, 2 चीजें रिएक्ट कर रही थी, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एडिशन में, तो एडिशन नहीं है बेटा, इसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, चलो अब जाओ यहां पर राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे द केमिकल नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अभी बताया मैंने, क्विक लाइम जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो लाइम वाटर बनाएगा, इसको अपन ये बोलते हैं। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, चलो अब आगे जाओ। लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। क्यों, आप ध्यान से सुनो, जब कभी भी चूने को पानी में डाला जाएगा तो वहां पर तुम लोग ने एक चीज नोटिस करी होगी कि धुआं निकलता है, निकलता है, ठीक है। मतलब तुम क्या बोल सकते हो, वहां पर हीट जनरेट होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये हो गई पहला। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो रिएक्शन है काफी ज्यादा विग्रस होती है। विग्रस मतलब बेटा काफी जल्दी से होती है, काफी भयानक होती है, बहुत जल्दी से, ठीक है। इसलिए ये 2 चीजें तुम्हें देखने को मिलेगा। पहला तुम्हारा हीट जनरेशन होगा, ठीक है। जैसे ही तुमने उसको डाला, भाई थोड़े दूर चले जाओ, ऐसा नहीं हाथ डाल के देख रहे हैं, हाथ डाल के मिला रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हीट जनरेशन होगा, हाथ जल जाएगा। क्लियर हो गया, तो तुम्हें 2-3 चीजें देखने को मिलेगा। अपन ने ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से करा, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ आयन होती है, उसी को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये वाली रिएक्शन आप सभी को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दी गई है, आप वहां पे भी देख सकते हो। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, अपन ने पार्ट देख लिए सबके, ठीक है। चलो आगे देखो, 16 का और पार्ट तुम्हारा है डिजाइन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या होता है तुम्हारा, सबने अच्छे से देखी होगी, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। डिकम्पोजिशन है, तो अगर मैं यहां पर इसको हीट देता हूं, हीट दी मैंने यहां पे, तो ये टूट जाता है किसमें, PbO लेड के ऑक्साइड में। साथ ही साथ तुम्हारे नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ऐसे, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो यहां पे क्या होगा, देखो 2 नाइट्रोजन है तो यहां पर टोटल ऐसे करेंगे, ये 2 यहां पे हो जाएगा 4, ठीक है। ये तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। क्लियर है, यहां पे निकल जाएगा तुम्हारा 2 PbO, 2 लेड है ना, तो यहां पे 2 निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये तुम्हारी बैलेंस फॉर्म हो गई। अब देखो यहां पे क्या पूछ रहा है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो लेवल डायग्राम में क्या है, यहां पे एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। ये रही तुम्हारी टेस्ट ट्यूब, इसको अगर मैं यहां से हीट कर रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां से इसको हीट कर दिया ऐसा, ये स्टैंड है इसका, ये तुम्हारा बर्नर हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बर्नर, ये है फ्लेम, ठीक है। इसके अंदर डला हुआ है तुम्हारा क्या, PbNO3 होल ट्वाइस,
ठीक है, और मैं इसको हीट कर रहा हूं तो यहां से क्या निकलेगी, यहां से एक फ्लेम देखने को मिलेगी। वो कौन सी रहेगी, तुम्हारी ब्राउन कलर की फ्लेम। और जैसे ही तुम्हारा यहां पर ब्राउन कलर की फ्लेम निकलेगी, ठीक है, ये सारे के सारे गैस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये भी तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ब्राउन फ्लेम देखने को मिलेगी तुम्हें, और यहां पर जो PbO बनेगा, ये येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट टाइप का, या फिर येलो रेसिड्यू बोलते हैं जिसको, जो बच गया उसको अपन रेसिड्यू बोलते हैं। रेसिड्यू क्या करेगा, फॉर्म करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा। समझ गए, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये तुम्हारा डायग्राम हो गया, ऐसे बना सकते हो, रफ डायग्राम है वैसे तो ये, आप लोग थोड़े अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ड्रॉ लेवल डायग्राम एक्सपेरिमेंटल लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशंस। टू मेन ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्राउन कलर की फ्लेम निकल रही है और जो चीजें तुम्हारी बच रही है, जो रेसिड्यू बच रहा है वो भी येलो कलर का है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब देखो, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारी बैलेंस है, देखो ये 2 Pb, ये 2 Pb, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ये 2, यहाँ पे कितने होगा, ये 6 और 2 12। ठीक है, ये 2, यहाँ पर कितने 8 और ये 2। ठीक है, तो ये 10 होगा, ये तुम्हारे टोटल 10 और ये तुम्हारे 12। तो ये तुम्हारी बैलेंस ही रिएक्शन है, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, ये 2 और ये 2, 4 नाइट्रोजन। क्लियर है, तो ये ऑलरेडी तुम्हारी बैलेंस रिएक्शन है। अपन ने स्टेट भी लिखा हुआ है, सॉलिड गैस गैस। ठीक है, तो ये सब का सब तुमसे पूछा गया था, काफी ज्यादा इजी। लेकिन मैं एक चीज तुमसे अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं ना कि यहां पर डायरेक्ट जो है आपको केमिकल रिएक्शन करके बताता हूं। ठीक है, लेकिन आप थोड़े मार्क्स ज्यादा लाने के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिखा करो। ठीक है, कि कैसे, लेड नाइट्रेट जब हीट हो रहा है, ठीक है, तो वो टूटने पे तुम्हारा लेड ऑक्साइड दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है और तुम्हारा O2 गैस दे रहा है, ऐसे लिखा करो। और जो तुम्हारा लेड ऑक्साइड बन रहा है वो रेड कलर का रेसिड्यू बनाता है। ठीक है, जलते टाइम तुम्हारी कौन सी फ्लेम निकलती है, ब्राउन कलर की फ्लेम निकलती है। ठीक है, इसी रिएक्शन का नाम, क्योंकि ये हीट की मदद से टूट रहा है, इसी को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा सब लिख के आओगे तो थोड़ा मजा भी आएगा यार उसको चेक करने में। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ क्या करता हूं, यहां पे अपन केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख के आओगे तो काफी ज्यादा हेल्प भी रहेगी और मार्क्स तो फिर कटेंगे ही नहीं। क्लियर है, उसके पास वरना बहाना रहेगा कि तुमने तो सीधे रिएक्शन लिख दी है, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है ना, ये सब ठीक समझ में आ गया, तो तौर तरीके से अपन थोड़ा चलेंगे। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, सेट नंबर 3 का। क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन reaction by taking ferrous sulfate crystal, while two precaution he must observe while performing the experiment। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 को ये क्या कर देखना चाह रहा है, डिकम्पोजिशन देखना चाह रहा है, इसके क्रिस्टल हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है राइट टू प्रिकॉशन ही मस्ट ऑब्जर्व वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। इनने कहीं रिएक्शन की बात नहीं करी, सिर्फ तुमसे पूछा है परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब प्रिकॉशन। तो सबसे पहले अगर डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हमको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होती है, तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात है कि नहीं, है ना। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट तुम्हारी होगी रिलीज। और अगर हीट रिलीज हुई और उनने अगर शील्ड नहीं पहनी, फेस शील्ड, फेस को कवर नहीं करा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा डेंजरस। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा अपना फेस। ठीक है ना, फेस कवर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर, ठीक है, हमेशा लैब की मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं कि लैब में करते क्या क्या। ठीक है, देखो हम लोगों को क्या क्या बोला जाता था, वही चीजें लिख दो। सबसे पहले तो एप्रन पहनो, एप्रॉन होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अगर केमिकल गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज कि तुम्हारा जो आई है वो कवर होने चाहिए ग्लासेस से। ठीक है, ये तुम्हारी एक चीज हो गई। दूसरी, फिर तुम्हारी तीसरी चीज, यहां पर क्या होना चाहिए, फेस पे मास्क होना चाहिए। ठीक है, फेस पे मास्क होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भैया गैसेस निकलती हैं जो कि तुम्हारे लिए क्या है, टॉक्सिक होती है। ठीक है, तो तुम्हारा फेस मास्क होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कोरोना के कारण। ठीक है, होना चाहिए वो। क्लियर हो गया यहाँ पे। और अपन ने अभी तीसरी चीज तो देखी, क्या होना चाहिए, उसका फेस शील्ड होना चाहिए अगर डिकम्पोजिशन पड़ रहा है, क्योंकि हीट रिलीज होगी। ठीक है, और तुम जो बीकर को पकड़ रही हो तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, ग्लव्स होने चाहिए।
समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है, ये ग्लव्स होने चाहिए। क्लियर है? तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है, तो इन सबको ध्यान से रखना चाहिए। और अगर तुम दूर, एक चीज और होती है, बीकर अगर तुमने पकड़ा ऐसे नहीं मिलाते एकदम पास से, ठीक है, दूर से थोड़े से मिलाते हैं, क्योंकि पता चला ऊपर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये सब प्रिकॉशन है, ये सबको पता ही होते हैं और आप सभी को सिखाए ही होंगे, वही तुम्हें इधर लिखने थे। क्लियर हो गया? चलो आगे चलो। देखो 22 का और पार्ट तुम्हारा बोल रहा है सेट नंबर 3 में, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ एडिंग द स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, सेपरेटली टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फिल्ड इन 2 बीकर, ठीक है, तो 2 बीकर ले लो भाई, 2 बीकर ले लिए मैंने ऐसे, ठीक है। अब यहां पर 2 बीकर के अंदर यहां पर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्यूशन का नाम तुम्हारा कौन सा है, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये देखो ये रहा तुम्हारा, दोनों में एक ही सॉल्यूशन है, तो मैं सेपरेटली करके ऐसे लिख रहा हूं, फेरस FeSO4, ठीक है, ये रहा तुम्हारा फेरस सल्फेट। क्लियर है? एक में डाली गई है कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है, तो ये स्ट्रिप है, मेरे हिसाब से तो यही स्ट्रिप है, और एक में डाली गई है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप। अब मैंने स्ट्रिप को डिजाइन दे दिया, ठीक है, ये रही तुम्हारी एल्यूमिनियम की, ये रही तुम्हारी कॉपर की, ठीक है। अब उसमें बोला है नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन कलर इज नोटिस, ठीक है, तो अब देखो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर रिएक्ट करना चाहेगा FeSO4 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, वहीं पे एल्यूमिनियम रिएक्ट करना चाहेगा FeSO4 के साथ, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्योंकि कॉपर क्या है, लो रिएक्टिविटी है, तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। वहीं पे तुम्हारा आयरन क्या है, यहां पे हाईली, क्या है ये, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है। तो ध्यान से सुनो अभी, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी सीरीज में आता है ना, सबसे ऊपर आता है, ठीक है, इस कॉपर से ऊपर आता है मतलब। तो ये यहां पे क्या होगा, ये जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया ना? क्यों, अपन बहुत बार पढ़ चुके, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो इसको हटा ही नहीं पाएगा, सिंपल सीधे वर्ड में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन आप सुनो, क्योंकि एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग है आयरन से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम कहेगा कि तुम चले जाओ, ठीक है, और वापस निकल जाओ बाहर, ठीक है, तो क्या बनेगा, Al2, ठीक है, Al2SO4 2 माइनस, यहां पे SO4 3, ठीक है, ऐसे बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम होगा। और साथ ही साथ तुम्हारा आयरन यहां से निकल जाएगा। तो यहां पे चीजें क्या हुई है, जहां पर एक ने एक को हटा दिया, उसकी जगह पे जाके बैठ गया, इसी रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, यहां पर तुम्हें कलर चेंज देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने उसकी जगह पे बैठ गया, ठीक है, यहां पे इसका सॉल्ट का सॉल्यूशन था, इसने इसको हटा के बैठ गया और उसने खुद का सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया, समझ में आ गया यहाँ पे, और आयरन मेटल अलग निकल गया। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कलर चेंज देखने को मिला, हाँ एक में देखने को मिला, राइट केमिकल इक्वेशंस, तो अपन ने केमिकल इक्वेशंस ये लिखी हुई हैं, समझ में आ गया। अब बैलेंस तो तुम कर ही सकते हो, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, सल्फेट कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा, तो आयरन 3 निकाल दूं बाहर, है ना, काफी ज्यादा इजी तो है। यहाँ पे क्या है, देखो 3 सल्फेट है तो मैंने 3 आगे लगा दिए, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 थे तो मैंने 2 आगे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 आयरन निकालने पड़ेंगे, 3 आयरन मैंने यहाँ पे लगा दिए, काफी ज्यादा इजी है। तो ये वाला आगे अब तुम देखो क्या ये बैलेंस है या नहीं है, सर नो रिएक्शन लिखा है, कहां से बैलेंस होगी, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे लिख के आना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर से बात दोहराऊंगा भाई, इसको थोड़ा सा वर्डिंग में लिख के आइएगा, क्योंकि कॉपर लो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है मेटल के, ये आयरन हाई में आता है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन विल हैपन, ठीक है। यहीं पे बात करो इसकी, एल्यूमिनियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है आयरन से, तो वहां पे इसको डिस्प्लेस कर देगा, उस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हें कलर चेंज देखने को मिलता है, तो इस रिएक्शन में कलर चेंज मिलेगा। ऐसे लिखना है तो ऐसा ना तो लिख ही सकते हो, समझ में आ गया। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर अपना 23 और डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर लिस्ट द कंक्लूजन यू विल ड्रॉ वाइल, यहां पे क्या है, स्टडीइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो चलो इसको अपन थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, जिसको भी दिक्कत हो रही होगी, एथ एन
ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड मतलब COOH ग्रुप होगा, एन मतलब कहीं पे हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, ईथेन है तो मतलब क्या होगा, एक CH3 होगा। एक ईथेन था सर, तो आपने एक कार्बन क्यों लिखा, दो क्यों नहीं लिखा? भाई इसका भी तो कार्बन काउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा एथेनोइक एसिड। क्लियर है? अब देखो उसमें बोला है कि क्या क्या देखने को मिलेगा और तुम जानते क्या क्या हो। ठीक है, ऑर्डर कैसा होगा एथेनोइक एसिड का? एसिटिक एसिड का ऑर्डर क्या होता है भाई? विनेगर जैसा होता है। ठीक है, विनेगर लाइक ऑर्डर होगा इसका। लाइक क्या होगा तुम्हारा? ऑर्डर होगा, तो अपन ऐसे लिख लेंगे ऑर्डर। काफी ज्यादा इजी, घबराने की बात ही नहीं है। ठीक है, काफी ज्यादा सुना होगा नूडल्स में क्या डलता है तुम्हारा? विनेगर डलता है, वो कुछ और नहीं होता, 3 से 5% एसिडिक एसिड ही होता है। ठीक है, चलो देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सुनो इधर आओ। OH दिख रहा है और एक H2O के अंदर क्या होता है? OH होता है। ठीक है, और एक H+ होता है। देखो ये सेम सेम दिख रहा है। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे होता नहीं है लेकिन समझ लो, दोनों में OH है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वो तुम लोगों को आगे आएगा, उसमें दिमाग मत लगाओ। ठीक है, दोनों में OH है, जिसके कारण ये क्या होगा? हाँ भाई ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। अब फिर से एग्जांपल, विनेगर क्या पानी में घुलता नहीं है? घुल जाता है ना, बस भाई तुम्हें दिमाग लगाना है। चलो देखो, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, आ जाओ। ये क्या है? एसिड, एसिड। तो अगर ब्लू लिटमस रहा, अगर ब्लू लिटमस रहा तो आंसर बताओ क्या होगा इसका? वो किस में बदल देगा अपने आप को? रेड कलर में कर देगा, रेड लिटमस हो जाएगा वो। ठीक है, तो कलर ऑन लिटमस पेपर होगा रेड, जो मेरे पेन का कलर है अभी। ठीक है, चलो देखो अब रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान दो, देखो यहां पर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी तुम लोगों को ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखो कैसा लिखा है, ऐसा NaHCO3 प्लस H+ लिखा हुआ है, मेरे को याद है ये ऐसे लिखा हुआ है। H+ का मतलब कुछ नहीं है, एसिडिक ही है, तो वही रिएक्शन तुम्हें इधर लिखनी है। देखो क्या होगा, यहां पे क्या है, बस वहां पे तुम्हारा एसिडिक एसिड है, CH3COO माइनस H+ देगा, एसिड है ना, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, Na+ HCO3 माइनस होता है, इंटरचेंज कर दो जरा, देखो क्या बनेगा। यहां पे H+ HCO3 माइनस, कितने H हो गए? 2, तो लिखूंगा मैं H2CO3 प्लस, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। बचा क्या? ये प्लस ये माइनस, जोड़ दो, क्या बनेगा? देखो CH3COONA, ऐसा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये टूट जाता है, तो किस में टूटता है? ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में, ऐसे टूटता है ये। क्लियर हो गया? ठीक है, समझाने के लिए ऐसे लिखा है। अब मैं पूरी रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, लिखो। देखो क्या होगा तुम्हारा, NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन होगी CH3COOH के साथ। ठीक है, अब मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, कैसे लिखोगे तुम लोग? यहां पे देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहां बन जाएगा CH3COONA प्लस यहां पर वाटर और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ऐसे लिख के आओगे तुम। ठीक है, तुम लोगों को दी भी गई है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके दी है, देख लेना एक बार, अच्छे से देखना है ना। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बता दो जल्दी से, नेम बताओ इसका। सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही होता है, इसका एक और नाम होता है, वो बता देना। ठीक है, ये तुम्हारा वीक एसिड है, इसलिए अपन H+ में लिखते हैं, तब जाके तुम्हें क्या बनता है, यहां पर इसका नाम होता है तुम्हारा सोडियम एसीटेट, एसीटेट, सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है। समझ में आ गया? ठीक है, इसका नाम सोडियम एसीटेट होता है, ये सबको पता है। वाटर है, ये तुम्हारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? काफी ज्यादा इजी, कुछ घबराने की बात ही नहीं थी, ये सब की सब चीजें तुम्हें पता है, और एक बार लिख लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म, आगे चलते। देखो सेट नंबर 4 का 8th क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इन सबको अलग अलग टाइप में तुम्हें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ देखो क्या है, यहाँ पर AgNO3 है, NaCl है, बन गया AgCl और NO3। क्या हो गया भाई, Ag वहीं का वहीं है, Cl आके इधर बैठ गया, Na वहीं का वहीं है, NO3 यहाँ के बैठ गया। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है जरा बताओ, ये वाली रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये तुम्हारी? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो DD लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या है तुम्हारी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
बस नाम लिखना है, आगे बढ़ना है। चलो आगे जाओ। यहाँ पे क्या है, CaOS और H2O रिएक्ट कर रहा है तो एक कंपाउंड बन रहा है। देखो दो रिएक्टेंट है, एक बन रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूं ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। अब तुम बताओ इसमें हीट रिलीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। चलो आगे जाओ। यहाँ पे देखो 2 की ClO3 बैलेंस करके दी है, बन रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे दो रिएक्ट करके एक बना रहे थे, यहाँ पे एक ही टूट रहा है दो में, तो इसका नाम क्या होने वाला है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही होगा। और ये किसकी मदद से टूटती है, हीट की मदद से, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तुम्हारा स्पेसिफिक नाम लिखना हो तो लिखेंगे अपन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसका ऐसा नाम लिख के आओगे। और मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ यही लिख के आए, क्यों, क्योंकि अगर डिकम्पोजिशन लिखा है तो उसके अंदर ऑलरेडी 3 होते हैं, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अगर ये लिख के आओगे तो स्पेसिफिक नाम हो जाएगा उसका। क्लियर है। तो अपन ने थर्ड देखा, सेकंड देखा, फर्स्ट देखा, फोर्थ पे आओ। Zn ने क्या करा होगा, कॉपर को हटा दिया होगा, तो ठीक है, तो उसने सॉल्ट बनाई होगी Zn ने, और कॉपर इधर आके बैठ गया होगा। नाम बता दो भाई। ये डबल डिस्प्लेसमेंट अगर पहचान चुके हो तो ये वाला तो तुम्हारे लिए इजी ही होगा। इसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम लोग रिएक्शन पूरा लिखना, ठीक है, मैंने RXN लिखा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे आंसर मिल जाएंगे, ये पूरा 3 नंबर का था। चलो अब देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। देखो क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ा बना के भी देखते हैं, ठीक है। देखो बेरियम का होता है Ba2+, ठीक है, Cl का होता है -1, ठीक है, अगर अपन ऐसे लिखना चाहें, ठीक। एल्यूमिनियम का अगर भूल गए, बहुत लोग गलती करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर होती है 3+, ठीक है, और सल्फेट तुम्हारा होता है कितना, 2-, ठीक। तो देखो तो क्या मिल रहा है तुम्हें, यहां पर तुम्हें मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब Al3+, Cl-, ठीक है, और बेरियम तुम्हें क्या मिल रहा है, सल्फेट। तो मैं लिखूंगा Ba2+, SO4 2-, ठीक है। ये सबको पता होता है, इन सब के ऊपर ऐसा ऐसा चार्ज प्रेजेंट होता है, पूरी कैपन आधी से केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके होगे अब तक तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर दो, ये क्या बनेगा तुम्हारा BaCl2, तो ये हो गया तुम्हारा बेरियम क्लोराइड, रिएक्ट कर रहा है, ऊपर नीचे करो Al, ठीक है, ये इसको साथ में ही लिखते हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा AlSO4, यहां पर तुम्हारा क्या है 3, यहां पर 2 है, ठीक है, ये ऐसा 8 मत समझ लेना। चलो देखो यहां पर रिएक्शन में क्या बन रहा है तुम्हारा Al, इसको नीचे करो, इसको ऊपर करो, एक तो 1 ही है, ये तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये Cl3, ठीक है, 1 है ना ये, यहाँ पे 1 लिखूं या ना लिखूं बात तो एक ही है। चलो यहाँ पे प्लस Ba, ये 2+, ये 2- कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा BaSO4, खत्म। तो ये रिएक्शन तुम्हारी हो गई, ये हो गई तुम्हारी ट्रांसलेट हो गई। अब लेकिन उसने बोला है कि बैलेंस भी करो, तो बैलेंस कर देंगे, काफी ज्यादा इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। SO3 कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 3 लगा दूं, ठीक, 3 Ba हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 Ba कर दूं। जैसे ही मैंने Ba 3 करे तो कितने होगा, देखो क्लोरीन कितने होगा, 6, क्लोरीन 6 होगा, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ मैं 2 लगा दूं। एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 ऑलरेडी है, तो ये तुम्हारी बैलेंस हो गई, ठीक है। क्या करना था, 3BaCl2 लिखो, यहाँ पे बना देना फिर 2 और 3, खत्म, ये तुम्हारी हो गई बैलेंस और ट्रांसलेट भी हो गई इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा अपन ने डीप में समझा, ऐसे लिख के आओगे डायरेक्ट तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ये मत लिख के आना, समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना।